जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम भाग 15। अब आगे। आरती ने तुरंत अपने मायके कॉल लगा दिया और बातें करते करते आरती के चेहरे के भाव बदल गए और गुस्सा और भी ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गया। उसने कॉल कट किया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा। अथर्व, तुरंत नीचे आओ, अभी के अभी नीचे आओ। क्या हुआ मम्मी? अथर्व ने ऊपर से ही आवाज लगाई। तुमसे कहा ना नीचे आओ, आरती ने कहा तो अविनाश ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आरती अचानक से क्यों भड़क गई। तो वहीं अविनाश की माँ भी वापस अपने कमरे से आ गई। क्या हुआ बहू, क्या क्यों गुस्सा हो रही हो? फिर कुछ किया क्या अथर्व ने? अथर्व की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अथर्व ने कुछ नहीं किया है माँ, पर आपके बेटे की वह रखेल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हर समय कुछ ना कुछ करती रहती है, ना ही चैन से जीने देती है ना ही मरने देती है, आरती ने गुस्से से कहा। तो अविनाश ने आंखें छोटी करके देखा तो वही अथर्व ने लाल होती आंखों से उसे घूरा। मम्मी प्लीज, आप मॉम की इंसल्ट मत कीजिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप उनका सम्मान नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर आपको इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और भूला मत कीजिए। आप कहते कहते अथर्व रुक गया। बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? यही ना कि यह घर उसका है, यह अधिकार उसका है, मैंने सब कुछ छीना है। अथर्व ने गहरी सांस ली। हाँ छीना है तो छीना, पर अब तो मेरा है ना सब कुछ। अब क्यों नहीं जीने देती है वह मुझे? पर हुआ क्या है आरती, तुम सब जानती हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों शुरू हो जाती हो? अविनाश ने परेशान होकर कहा। मैं शुरू नहीं हो जाती हूँ, वह शुरू हो जाती है। अब तो मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। आप तो पहले से ही उसके गुणगान गाते थे और अब अथर्व भी, पर इतने से भी मन नहीं भरा कि अब उसको मेरे भाई और मेरे भतीजे की रेपुटेशन के साथ खेलना है, उनकी इज्जत नीलाम करनी है। मतलब क्या कहना चाहती हो बहू? अथर्व की दादी बोली। माँ, उस आदर्शनी ने पुलिस में जाकर कंप्लेन की है कि आलेख और उसके साथियों ने उसकी पागल लड़की का रेप किया है। वॉट? अविनाश के मुंह से निकला। हद होती है, मेरे आलेख के लिए क्या लड़कियों की कमी पड़ गई है जो उस मंदबुद्धि के साथ जाकर हरकत करेगा? उसके पास तो कोई गलती से भी ना भटके, उससे बात करने से लोग कतराते हैं। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा क्या कोई? आरती ने कहा। तो अथर्व ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। आरती, हद में रहो। जवान बेटा खड़ा है और तुम कुछ भी बोल रही हो। जवान बेटा है इसीलिए बोल रही हूँ, सब समझता है वह। फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, सेक्स क्या है नहीं समझता होगा क्या? और यह भी जानता है कि इस टाइप की लड़कियों के साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, सेक्स क्या खाक करेगा? और फिर मेरे आलेख के लिए क्या लड़कियों की कमी है? मेरे भैया जब चाहे तब जिसको चाहे उसको आलेख के लिए कहते कहते आरती रुक गई। तभी तालिया की आवाज आई तो सब ने अथर्व की तरफ देखा। वाह मम्मी वाह, एक तरफ आप कहती हो कि आपके आलेख को आपती दी की तरफ देखने की क्या जरूरत है, और दूसरी तरफ आप कह रही हो कि जिसको चाहे उसको आलेख भैया के सामने पेश कर दिया जाएगा। मतलब आलेख भैया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपने खुद ही दे दिया। ऐसे हैं आपके भतीजे और आप आरोप लगा रही हो मॉम और आपती दी पर, अथर्व ने कहा। चटाक एक जोरदार थप्पड़ आरती ने अथर्व के गाल पर मारा। मत भूल जाया करो कि तुम्हारी माँ हूँ मैं। तुमने मुझे पैदा नहीं किया है, मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम मुझे इस दुनिया में नहीं लाए हो, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई हूँ, इसलिए मुझसे जबान संभाल कर बात किया करो, आरती ने कहा। आप एक नहीं 4 थप्पड़ मार लो मम्मी, आपसे पलट कर कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप आपती दी या मॉम पर आरोप लगाओ। गलती यहाँ आलेख भैया की है और आप उल्टा उन लोगों पर आरोप लगा रही हो। क्या कह रहे हो तुम अथर्व, क्या ये सच है? अविनाश ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा। हाँ पापा, ये सच है। मुझे भी नहीं पता था, पर आज सब कुछ क्लियर हो गया। तो तुम मिले हुए हो? देखा माँ, आपने कहती थी ना मैं वो चुड़ैल मेरे बेटे को छीन लेगी। देखो किस तरीके से इसका ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज मेरा बेटा अपने माँ, अपने मामा और अपने भाई के खिलाफ खड़ा है, उन लोगों के पक्ष में बोल रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ मम्मी, और ना ही किसी के पक्ष में। जब से मुझे पता चला है मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, नहीं इस तरफ नहीं उस तरफ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपती दी और मॉम की तरफ से आप मुझे बोलते नहीं दोगे, और यह जानते हुए कि आलेख भैया गुनहगार है उनका साथ मैं दूंगा नहीं। इसलिए जैसे अब तक पापा मुंह पर पट्टी बांधे और कानों में रुई डाले बैठे रहते थे, अब से इस केस के चलने तक मैं भी बैठा रहूंगा, अथर्व ने कहा और वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। इस बार उसने गलती कर दी।
मेरे आलेख और मेरे मायके वालों के साथ उलझकर उसने गलती कर दी। आरती बोली तो अथर्व ने पलटकर उसकी तरफ देखा। और इस बार आलेख भैया ने भी गलती कर दी। लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी उनके सामने, पर आप दीदी के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह ये बात भूल गए कि आप दीदी के साथ उसकी मॉम है। मैं मानता हूँ मम्मी, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे दुनिया में लाया है, पर आदर्शनी मॉम की बराबरी आप कभी नहीं कर सकती। और हाँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आदर्शनी मॉम का सामना आलेख भाई और मामा जी नहीं कर पाएंगे। देख लीजिएगा, अथर्व ने कहा। वह तो समय ही बताएगा कि कौन किसका सामना कर पाता है और कौन किसके सामने टिक पाता है, आरती ने गुस्से से कहा। और एक बात, मैं शांत हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ। अगर गलती से भी कुछ भी ऐसा हुआ जो मेरी बर्दाश्त के बाहर हुआ, तो फिर आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। और आप जानते हो कि मैंने अगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लिया तो मैं करके रहता हूँ, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, अथर्व बोला और वापस अपने कमरे में चला गया। आरती ने गुस्से से अविनाश को देखा और वह भी अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने आकर अविनाश के कंधे पर हाथ रखा तो अविनाश धम्म से सोफे पर बैठ गए। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।